मॉर्निंग बच्चों आज के वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये बिजनेस स्टडीज़ का सेकंड चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि इसमें इसका प्रैक्टिकल भी होता है, इसकी फाइल भी बनेगी और इससे रिलेटेड वाइवा भी डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मीनिंग अपन देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता क्या है। देखिए, ये जो प्रिंसिपल्स जो है मैनेजमेंट के, जो प्रिंसिपल बनाए गए थे वो इनके विशेषज्ञ द्वारा, मैनेजमेंट के विशेषज्ञों द्वारा बनाए गए हैं। जैसे हेनरी फोयल और एफ.डब्ल्यू. टेलर, जो दो फेमस पर्सनालिटी, उनके द्वारा हेनरी फोयल ने अपने अलग प्रिंसिपल्स बनाए, सिद्धांत बनाए, और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने अपने अलग बनाए। तो उनने जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए हैं, ठीक है, तो प्रत्येक प्रिंसिपल्स बनाते वक्त उनने काफ़ी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट किया अपनी लैब में, और फिर टेस्ट करने एक बार नहीं कई बार टेस्ट करने के बाद जब उनका सेम ही रिज़ल्ट रहा बार बार करने पर, तो उनको लगा कि ये ठीक है ये प्रिंसिपल। फिर उन्हें अपनी लैब में ही नहीं, दूसरे लैब में उस देश की, फिर अपने देश की दूसरी लैब में ही नहीं, अपने देश की लैब में ही नहीं, दूसरे देश की लैबों में भी टेस्ट करके देखा। ठीक है, सेम रिज़ल्ट आया। अलग अलग व्यक्ति ने उन प्रिंसिपल पर रिसर्च करके देखा, सेम रिज़ल्ट आया, तब जाके सबने माना, तब जाके मान्यता मिली है प्रत्येक प्रिंसिपल को। तो सबने माना ना उन प्रिंसिपल को कि वो सही हैं, तभी तो एक्सेप्ट किया उनको। ठीक है, तो ये इसलिए कहा गया कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, सत्य पर आधारित है, क्योंकि सत्य जब भी है जब सबने माना है। ठीक है, तो ये सत्य है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ विच एक्ट एज गाइडलाइन फॉर टेकिंग मैनेजरल एक्शन एंड डिसीजन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, क्या है, जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं वो क्या है, सत्य पर आधारित हैं, प्रैक्टिकली करके देखा और सबने माना है उसको। ठीक है, और जो कि गाइड का काम करते हैं मैनेजर को, ताकि वो एक्शन और डिसीज़न ले सकें। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो हैं सत्य पर आधारित हैं, इसी कारण जो गाइडलाइन का काम करते हैं मैनेजर का, ताकि वो एक्शन और डिसीज़न ले सकें। इसका मीनिंग और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम इनके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। जब हम प्रिंसिपल पूरे जान जाएंगे तो अगेन हम मीनिंग पाएंगे, ताकि हमें और क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम इसके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे वन बाय वन। हेनरी फोयल जो हैं ये फेमस पर्सनालिटी हैं, ठीक है, जिन्हें प्रिंसिपल बनाए हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। सबसे पहले हेनरी फोयल के बारे में पढ़ेंगे, उनके बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे, उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। हेनरी फोयल का जन्म फ्रांस में हुआ 1841 में। उनने डिग्री ली माइनिंग इंजीनियर की। ठीक है, 1860 में उनने स्टार्ट किया अपना कैरियर कोल माइनिंग कंपनी में इंजीनियर की हैसियत से। 1888 में वो प्रमोट हो गए, वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए उस कंपनी के। उस वक्त उस कंपनी की जो स्थिति थी वो क्या हुआ, इंसॉल्वेंट घोषित हो गई थी वो कंपनी। यानी दिवालिया हो गई थी, कंगाल हो चुकी थी, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, बंद होने की कगार पे पहुंच गई थी वो कंपनी। तो उस वक्त ऐसी कंडीशन में उसको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया हेनरी फोयल को। ठीक है, और ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बनना चाहेगा। क्योंकि वो कितना भी योग्य क्यों ना हो, लेकिन कंपनी की स्थिति तो बहुत ख़राब है ना, इंसॉल्वेंट घोषित हो चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में उसका भी नाम ख़राब होगा, उसका कैरियर बनने से पहले ही चौपट हो जाएगा, क्योंकि उसको भी लोग ये समझेंगे कि वो सही काम नहीं करता है। फिर भी उनने है ना ऐसी कंडीशन में मैनेजिंग डायरेक्टर की जो पोस्ट है उसको एक्सेप्ट किया, और चुनौतियों को एक्सेप्ट किया, और अपनी मैनेजरल टेक्निक को यूज़ करते हुए कंपनी को काफ़ी उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया। और रिटायर होने के पहले 30 साल तक लगातार काम किया और कंपनी को फाइनेंशियली तौर पर बहुत स्ट्रांग बना दिया, और लीडिंग कंपनी बन गई वो कंपनी। ठीक है, फिर देखिए उसका मेजर कंट्रीब्यूशन, क्या योगदान था हेनरी फोयल का। हेनरी फोयल जो है उनने अपने प्रिंसिपल्स दिए, सबने उनके प्रिंसिपल को माने हैं,
आज इसलिए ही इनको हेनरी फोयल को फादर कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर 1 मार्क्स में ज़रूर पूछा जाता है, और कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दें तो ज़रूर आएगा ये कि फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी एंड थॉट्स किसको कहा जाता है? हेनरी फोयल को। ध्यान रखना, फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी एंड थॉट किसको कहा जाता है? हेनरी फोयल को। ठीक है, और इनके मेजर कंट्रीब्यूशन, इन्होंने क्या किया जो हम आज इनके बारे में पढ़ रहे हैं, क्या किया उनने? सबसे पहला पॉइंट दिया है कि उनने सब दोनों के बीच में जो क्लियर अंतर बताया, टेक्निकल और मैनेजर स्किल। नहीं तो हम तो पहले दोनों को एक ही समझते थे। उन्होंने बताया टेक्निकल स्किल क्या होती है, मैनेजर स्किल, इनमें अंतर क्या होता है वो बताया। फिर उसके बाद जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा ना, प्लानिंग करते हैं, फिर अरेंजमेंट करते हैं रिसोर्सेज का यानी ऑर्गेनाइज, फिर स्टाफ को रखते हैं, फिर उनको डायरेक्शन देते हैं, फिर कंट्रोल करते हैं। तो ये 5 फंक्शंस मैनेजमेंट के होते हैं। मैनेजमेंट की ये 5 प्रोसेस होती हैं। ठीक है, तो ये किसने बताया? हेनरी फोयल ने, नहीं तो हमें नहीं पता था। और फिर हेनरी फोयल ने जो 14 प्रिंसिपल्स दिए जो कि गाइडलाइन का काम करते हैं मैनेजर का, ताकि वो मैनेजिंग एक्टिविटी कर सकें। ठीक है, तो ये 3 मेजर कंट्रीब्यूशन है, दोनों में अंतर, टेक्निकल मैनेजर स्किल में अंतर बताया, 5 फंक्शंस दिए इनने। ठीक है, और 14 प्रिंसिपल दिए मैनेजमेंट के, जो कि मैनेजर को गाइडलाइन देने का काम करते हैं ताकि मैनेजर अपनी एक्टिविटी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके। अब 1 बाय 1 हम इसके प्रिंसिपल पढ़ेंगे हेनरी फोयल के। पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क को हम डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या था? काम को बांट देना, डिवीजन कर देना। इसके हेडिंग में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। ठीक है, इस प्रिंसिपल में कहा गया है कि होल वर्क यानी पूरा टोटल वर्क जो है किसी एक व्यक्ति को ना देकर क्या किया जाए? वो पूरा का पूरा वर्क, टोटल वर्क को क्या कर दिया? टुकड़ों में बांट दिया जाए। ठीक है, वर्क को टुकड़ों में बांट दिया जाए, और प्रत्येक जो पार्ट ऑफ वर्क रहेगा वो जो प्रत्येक व्यक्ति को देते वक्त, एम्प्लॉयज़ को देते वक्त उन ध्यान रखें कि उसमें कैपेबिलिटी है कि नहीं, उसकी क्वालिफिकेशन उससे रिलेटेड है कि नहीं, एक्सपीरियंस है कि नहीं। ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए जिसमें कैपेबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, वो पार्ट ऑफ वर्क से रिलेटेड, उसको वो काम दिया जाए। ठीक है, फिर क्या होगा? अगर वो पूरा काम ना करके, पूरा होल वर्क ना करके वो पार्ट ऑफ वर्क करेगा अगेन एंड अगेन, तो उसकी क्या हो जाएगा? वो काम में परफेक्ट हो जाएगा, विशेषज्ञ हो जाएगा, उसकी एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाएगी। इसको मैं ये प्रिंसिपल है वो। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देती हूँ, जो बुक में, जो आपको इस वीडियो में दिख रहा है वो भी समझाऊंगी, लेकिन पहले एक एग्जांपल और देती हूँ जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, और हम अगर उसके हेल्प से समझेंगे तो हमें, छोटे बच्चों के एग्जाम्पल समझेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। जब उनको आ सकता तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। देखो सिल्क के कपड़े बनाने वाली मिल जो रहती है, ठीक है, सिल्क के कपड़े बनते हैं ना, तो वो पूरा काम जो है वो एक व्यक्ति करेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए सबसे पहले क्या होता है कि सिल्क के खेती की जाती है, मतलब उसके क्या होते हैं, खेत में प्लांट लगाए जाते हैं ग्रीन कलर के उसमें फल लगते हैं, और वो फल जो रहते हैं एक सिल्क के कीड़े आते हैं, वो क्या करते हैं, वो फल को पूरी तरीके से अपना सलाइवा लपेट लेते हैं, उसकी जो रार रहती है वो लपेट देते हैं वो फल में। ठीक है, फिर वो किसान क्या करता है, वो लेके आता है, फल तोड़ के लेके आता है, फिर उसको उबालते हैं और धागे बनाते हैं। धागे बनाने के बाद क्या बनाते हैं, फिर वो उन धागों से कपड़े बनाते हैं। कपड़े बनाने के बाद उनकी रंगाई होती है। रंगाई होने के बाद फिर क्या होता है, उसके कपड़े की कटिंग होती है। फिर कपड़े की कटिंग होने के बाद फिर कपड़े की सिलाई होती है। सिलाई होने के बाद फिर पैकिंग होती है। फिर कोई क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है। फिर एडवर्टाइजमेंट होने के बाद वो क्या होता है, वो कपड़े बिकते हैं, कस्टमर तक पहुंचते हैं। तो ये बहुत लंबी प्रोसेस है। अगर ये एक व्यक्ति ही काम करेगा, ये पूरा का पूरा खेती करना, फिर धागा बनाना, फिर कपड़ा बनाना, फिर कपड़ा बनाने के बाद कटिंग करना, कटिंग करने के बाद सिलाई करना, सिलाई करने के बाद पैकिंग करना, पैकिंग करने के बाद एडवर्टाइजमेंट करना, फिर बेचना उसको। तो ये बहुत लंबी प्रोसेस है कि एक व्यक्ति करेगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। हो सकता है वो फैशन में आने के बाद उसकी फैशन ही आउट हो जाए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा,
कि ये जो होल वर्क है उसको हम डिवाइड कर देंगे। किस तरीके से कि जो एक व्यक्ति जो खेती में बहुत परफेक्ट है, किसान मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसने डिग्री हासिल की हो, एक्सपीरियंस है उसे वो काम दे दिया और वो इंटरेस्टेड भी है, उसे काफ़ी अनुभव है, उसको वो काम दे दिया। जो धागा बनाने में बहुत परफेक्ट है, फिनिशिंग से बनाता है, उसको धागे काम कर दे दिया। ठीक है, जो कपड़ा बनाने में बहुत परफेक्ट है उसको कपड़ा बनाने का काम दे दिया। जो रंगाई में परफेक्ट है उसे रंगाई का काम दे दिया। जो काटने में बहुत परफेक्ट है कपड़े को, उसको कटिंग का काम दे दिया। जो सिलाई में बहुत परफेक्ट है उसको सिलाई का काम दे दिया। ठीक है, और जो पैकिंग में परफेक्ट है उसको पैकिंग का काम दे दिया। जो एडवर्टाइजमेंट में बहुत परफेक्ट है उनको एडवर्टाइजमेंट का काम दे दिया। जो बेचने में बहुत परफेक्ट है उसको बेचने का काम दे दिया। तो इस तरीके से पूरा होल वर्क एक व्यक्ति को ना देकर क्या करा हमने, पार्ट ऑफ वर्क दे दिया। ठीक है, और जो व्यक्ति जो कैपेबिलिटी थी, इंटरेस्ट भी था, उनमें योग्यता भी थी, उनको अनुभव भी था, उसके आधार पे दिया गया है। तो काम क्या हो जाएगा और परफेक्ट होगा। और एक ही काम जो किसान अगर लगातार किसानी करेगा वही फल लगाएगा और तोड़ के लेके आएगा, उस काम में बहुत परफेक्ट होगा। जो धागा लगातार वही बनाता रहेगा तो वो उस काम में परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उनकी एफिशिएंसी लेवल भी बढ़ जाएगी और काम जल्दी जल्दी होने लगेगा। यही डिवीज़न ऑफ वर्क को कहा गया है। ठीक है, अब इसका ये जो एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है आपके जो नोट्स में वो और समझा देती हूँ। जैसे एक फ़र्नीचर बनाने वाली कंपनी है, तो एक पूरा फर्नीचर जो बनता है तो उसको वर्क को डिवाइड कर दिया। एक व्यक्ति क्या करेगा, उसको एक व्यक्ति को बोल देंगे कि लकड़ी काटो, जो लकड़ी काटने में बहुत परफेक्ट है, बिल्कुल लकड़ी नहीं ख़राब करता है, अच्छे से काटता है, उसको परफेक्ट है, उसको दे दिया लकड़ी काटने का काम। एक को जॉइन करने का काम दे दिया, जो जॉइन बहुत अच्छे से करता है, बिल्कुल भी पता ही नहीं लगता है कि कहाँ किसी चीज़ को, ऐसा लगता है कि एक ही लकड़ी में सारा किया गया काम है, वो जॉइन तो दिखता ही नहीं है, इतना परफेक्ट है वो। फिर एक को व्यक्ति जो पॉलिश अच्छा करता है उसको वो दे दिया काम। एक को जो फिनिशिंग टच देने का काम, जो फर्नीचर को अच्छे तरीके से जो भी गड़बड़ हो ठीक करने का काम दे दिया। तो ये पूरा काम एक व्यक्ति को ना देकर क्या कर दिया, पार्ट ऑफ वर्क दे दिया, जिससे कि क्या होगा, हर एक व्यक्ति एक पार्ट परफॉर्म करेगा अगेन एंड अगेन, तो परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल देखिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सेकंड प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अथॉरिटी का मतलब रहता है, ये ध्यान रखना, एक नंबर में आ सकता है। अथॉरिटी का मतलब पावर टू टेक डिसीजन, आपको पावर दिए जाते हैं कि आप निर्णय ले सकते हो। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब आप पे बंधन है कि जॉब, आपको जो काम दिया गया है वो काम करना है समय के अंदर। आ गया समझ में? अथॉरिटी का मतलब पावर टू टेक डिसीजन, पावर दिए जाते हैं कि निर्णय ले सके। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब बंधन रहते हैं कि आपको कंप्लीट करना है काम समय के अंदर। और इस प्रिंसिपल के हिसाब से, इस प्रिंसिपल में कहा गया है कि अधिकार और जिम्मेदारी, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बराबर बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से मैं बताती हूँ आपको। अगर जैसे कोई एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं, जैसे आप हो, आपकी मम्मी बाहर जा रही हैं, ठीक है, और आपके यहाँ सारा काम नौकरानी करती हैं, आपको कुछ भी नहीं आता, आप बहुत छोटी, सपोज़ 5th 6th में पढ़ती हो और आपकी मम्मी जो बाहर जॉब करती हैं, ठीक है, उनको किसी कारणवश जो है बाहर जाना पड़ रहा है। ऐसी कंडीशन में, और पापा भी नहीं है आपके, कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं वो भी, तो 2 दिन के लिए मम्मी बाहर जा रही हैं, तो मम्मी ने जो आपके घर में काम करने वाली नौकरानी को कहा कि आप वो 2 दिन तक बच्ची के साथ ही रहे, उसका पूरा ध्यान रखें। ठीक है, उसका खाने पीने हर चीज़ का ध्यान रखें, उसे कुछ ना हो, आप पूरा ध्यान रखें। ठीक है, तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि उसका पूरा ध्यान रखना है, पर अधिकार नहीं दिए। कई बार बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं, कहना नहीं मानते, तो उसको डांटना डपटना भी पड़ता है। तो अब वो डांटेगी डपटेगी नहीं, तो अब वो बच्चा उसकी बात नहीं मानेगा, फिर वो पूरी तरीके से जैसा कहा गया था वैसा काम कर पाएगी क्या? नहीं ना। तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो उसको अधिकार भी दी जाए कि अगर वो कुछ करती है तो उसे आप डांट सकते हो। ठीक है, और ऐसे ही मतलब यानी कोई व्यक्ति अगर अपना काम सही तरीके से परफॉर्म जब भी कर सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अधिकार दिए जाएं। और ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए, जितनी ज़रूरत हो उतने ही, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं तो नेगेटिव रिजल्ट भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपकी मम्मी ने कहा कि पूरा ध्यान रखना बच्ची का, ठीक है, और ये आप
आप घर जैसे ही हो, मतलब ये जैसे हम हैं वैसे ही घर के मेंबर जैसे ही हो, तो पता चले वो क्या उसको ध्यान रखने को तो कहा और उसको अधिकार कुछ ज़्यादा ही दे दिए, उसको ज़्यादा ही समझ दिए उसने अधिकार, और पता चला वो आपकी मम्मी के रूम में सोने लगी, ड्रेसेस पहनने लगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें यूज़ करने लगी जो आपकी मम्मी यूज़ कर रही है। तो एक्सेसिव अधिकार भी नहीं दिए जाने चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के बीच में, ठीक है। ये तो खैर अपना नॉर्मल एग्जांपल हो गया, लेकिन अभी हम बिज़नेस के हिसाब से अब देखिए एग्जांपल इसका, कि जैसे एक व्यक्ति है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि प्रोड्यूस करना 100 गुड्स एक हफ्ते के अंदर, ठीक है, पर उसे अधिकार नहीं दिए गए कच्चा माल खरीदने के लिए, और कच्चा माल स्टोर रूम में गोडाउन के अंदर नहीं है, ठीक है। तो जिसके कारण टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाया समय पे, टाइम पे, तो वर्कर को आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि काम कंप्लीट नहीं किया उसने समय में। क्यों? क्योंकि उसे जिम्मेदारी तो दी कि 100 गुड्स बनाना है, लेकिन उससे मैचिंग अधिकार नहीं दिए गए हैं उसको, ठीक है, कच्चा माल खरीदने के लिए, जिसके कारण वो काम कंप्लीट नहीं कर पाया समय पे, ठीक है। आया समझ में? अथॉरिटी का मतलब पावर टू टेक डिसीजन, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब रहता है बंधन, कि काम कंप्लीट करना है समय के अंदर, ठीक है, और प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए इनके बीच में, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। नेक्स्ट देखिए थर्ड प्रिंसिपल, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब नॉर्मली आपसे डिसिप्लिन कोई पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? जनरल रूल्स रेगुलेशन होते हैं ताकि काम सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन में हो, ठीक है। पर यहाँ पर डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है। बिजनेस स्टडीज़ में ये हेनरी फोयल के हिसाब से, उनके प्रिंसिपल के हिसाब से, जनरल रूल रेगुलेशन या सिस्टमेटिक वर्किंग जो ऑर्गेनाइजेशन में होती है, इतना सिर्फ नहीं है, ठीक है। डिसिप्लिन के साथ साथ रूल रेगुलेशन और सिस्टमेटिक वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में, उसके साथ साथ क्या होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉयज़ के प्रति कुछ कमिटमेंट होते हैं। जब वो आते हैं तो प्रॉमिस करते हैं ना उनसे, और कमिटमेंट होते हैं किसके? ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉयज़ के प्रति, और एम्प्लॉयज़ का ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, और उनको निभाना चाहिए। जहाँ जहाँ अंडरलाइन किया उतना करना है आपको। फिर सीधे एग्जांपल पे आ जाइए, जैसे कि एम्प्लॉयज़ जो रहते हैं वो उनको हमेशा जो कमिटमेंट करते हैं ना, कि जैसे एग्रीमेंट होता है जब ज्वाइन करते हैं और एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में, कि वो जो भी काम दिया गया है वो अच्छे से करेंगे, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, मतलब क्या होगा, बिना रिसोर्सेज वेस्ट किए हुए करेंगे, और रॉ मटेरियल का सही तरीके से उपयोग करेंगे, ठीक है, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, क्या कि समय के अंदर कंप्लीट करेंगे, इस तरीके से उसमें वो कमिटमेंट करता। वैसे ही सुपीरियर भी कमिटमेंट करता है कि वो समय समय पे इंक्रीमेंट करेगा, प्रमोशन करेगा, वेजेस रिवीजन करेगा, ठीक है। तो इन दोनों को एक दूसरे के प्रति जो कमिटमेंट है वो निभाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखो, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, इस प्रिंसिपल में एम्प्लॉयज़ जो ऑर्डर रिसीव करते हैं एक बॉस से, इस प्रिंसिपल में बोला गया है कि जो भी एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर रिसीव होते हैं वो किससे मिलना चाहिए? एक बॉस से। अगर एक से ज़्यादा बॉस रहेंगे तो जिसके कारण क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कि किसकी सुने और किसकी ना सुने। और कई बार तो क्या होता है, किसकी सुने और किसकी ना सुने वो तो छोड़िए, कई बार एम्प्लॉयज़ झूठ भी बोल देते हैं। एक से ज़्यादा बॉस रहते हैं, जब उनसे वो एक बॉस बोलता है कि मेरा काम क्यों नहीं किया, तो वो बोलता है कि दूसरे बॉस ने कहा, और दूसरा बॉस बोलता है कि मेरा काम क्यों नहीं किया, तो वो बोलता है कि वो बॉस ने बोला था काम करने के लिए, इस कारण मैं नहीं कर पाया। तो इस तरीके से वो एक्सक्यूज़ेस देता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होता है, समय पर काम नहीं होता है। कई बार ईगो क्लैशेस भी होते हैं। ईगो क्लैशेस इस तरीके से होते हैं कि एक एम्प्लॉय, अगर वो दो बॉसेस हैं, अगर वो दोनों खड़े हैं और अगर दोनों बुला रहे हैं काम पे, और अगर एक की सुनेगा और दूसरे की नहीं सुनेगा, तो उसको लगेगा कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ इसलिए मेरी नहीं सुन रहा, ठीक है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल दिया है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज़ को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर ये कह रहा है कि धीरे धीरे काम करो प्रोडक्शन का, क्वालिटी को मेंटेन करते हुए, ठीक है। और फिर उसके बाद सेल मैनेजर आया, वो देने लगा इंस्ट्रक्शन कि प्रोडक्शन को फास्ट करो क्योंकि ऑर्डर पेंडिंग है। ऐसी कंडीशन में एम्प्लॉयज़ कंफ्यूज हो जाएगा किसके इंस्ट्रक्शन को पहले सुने, किसको पहले फॉलो करो और किसको बाद में, ठीक है।